सोशोलॉजी में सेकंड पार्ट हमारा ये। इसमें निरंतरता परिवर्तन पार्ट 2। इसमें हम क्वेश्चन पढ़ेंगे 2 और दोनों के आंसर भी इसी में दिए हुए हैं और आपके 15 नंबर कंप्लीट होने वाले हैं सोशोलॉजी से। तो बिल्कुल आप वीडियो मिस ना करें, लास्ट तक देखें। पहला क्वेश्चन है, जाति व्यवस्थाओं का वर्णन कीजिए, विशेषताओं का वर्णन कीजिए अथवा जाति के भी कौन से नियम हैं जिनका पालन करने के लिए जाति व्यवस्था जो है हमें बाध्य करती है। ठीक है, बाध्य करती है। ठीक है, जाति की सबसे सामान्य निर्धारित विशेषताएं हैं अथवा कुछ ऐसे नियम हैं जिनका पालन करने के लिए हमें जाति व्यवस्था क्या है वो बाध्य करती है। अब देखते हैं जाति व्यवस्था को बाध्य करने वाले नियम क्या हैं। तो यहाँ पर नियम है जन्म आधारित जाति व्यवस्था। ये व्यवस्था हम भली भांति जानते हैं सब लोग कि किसी भी जाति के जन्म में यानी किसी भी जाति या उसके जन्म से ही निर्धारित होती है। यानी कि एक बच्चा जो होता है वो जिस जाति में यानी अपने माता पिता की जिस जाति में जन्म लेता है तो उसकी जाति का चुनाव एक विषय नहीं होता है, अपितु वह अपनी जाति स्वयं निर्धारित कर लेता है कि जिस जाति में वो जन्म लेगा या उसके माता पिता जिस जाति के होंगे तो उसी प्रकार से जो है उसका अपने आप जाति उसकी बन जाती है। तो इसे हम बदल नहीं सकते, छोड़ नहीं सकते और हम इस बात का चुनाव भी नहीं कर सकते कि हमें जाति में शामिल होना है या नहीं होना है। अपने आप सब शामिल हो जाते हैं। हालांकि कुछ ऐसे उदाहरण हैं जहां एक व्यक्ति को उसकी जाति से निकाला भी जा सकता है। अगर वो अपनी जाति से अलग कोई कार्य करता है तो उसको इस तरीके से हम जाति के लोग उसको बाहर निकाल देते हैं। विवाह संबंधी कठोर नियम। जाति की सदस्यता के साथ ही विवाह संबंधी भी कठोर नियम लागू होते हैं जिनमें जाति समूह सजातीय होते हैं, अर्थात विवाह समूह के सदस्यों में भी ये नियम लागू हो सकते हैं। अगला पॉइंट है खान पान के नियम। यानी जाति की सदस्यता में खाने और पीने या फिर उनके साथ खाना बांटने में भी नियम लागू होते हैं। किस प्रकार का खाना हम खा सकते हैं, किस प्रकार का खाना नहीं खा सकते हैं, किसके साथ खाना खा सकते हैं और किसके साथ खाना जो है वो बांटकर नहीं खाया जा सकता है। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर, तो ये भी निर्धारित होता है जाति व्यवस्था के आधार पर। अगला पॉइंट है इसी में नंबर 4 है पॉइंट। नेक्स्ट है, देखते हैं। तो जाति की श्रेणी में परिस्थिति के एक अधिक्रम संयोजित में जातियों की एक व्यवस्था शामिल होती है। सैद्धांतिक तौर पर हर व्यक्ति की एक जाति होती है और प्रत्येक जाति में सभी जातियों के अधिक्रम निर्धारित किए जाते हैं। जहां अनेक प्रकार की जातियों में अधिक्रमित स्थिति विशेषकर मध्यम वर्ग की श्रेणियों में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में बदल सकती है और अधिक्रम हमेशा पाया जाता है। यानी कि वो कहीं जाके रह तो सकते हैं पर वो जाति जो है वो उनकी छिपती नहीं, किसी की नहीं छिपती है, उसे हम छिपा नहीं सकते। उपविभाजन का नियम। तो जातियों में आपसी उपविभाजन भी होता है, अर्थात जातियों में हमेशा उपजातियां पाई जाती हैं। जैसे मानो जैसे एक ब्राह्मण जाति हो गई तो उसमें त्रिवेदी, चतुर्वेदी, द्विवेदी, मिश्रा, शर्मा ये लोग होते हैं। ऐसे ही किसान होते हैं, यादव में होते हैं, आहिर होते हैं। ऐसे ही किसानों में राजपूत कहलाते हैं, ठाकुरों में कठेरिया होते हैं, चौहान होते हैं, ठीक है, राजपूत होते हैं। इस तरीके से ये उपजातियाँ कहलाती हैं। उपजातियों में भी उपजातियाँ होती हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, हम इसे खंडात्मक यानी खंडात्मक संगठन यानी सेगमेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। व्यवस्था संबंधित नियम। अब व्यवसाय संबंधित नियम क्या है भाई, किसका व्यवसाय जो है जाति के आधार पर जो व्यवसाय बटा हुआ है वो वही व्यवसाय करेगा। पारंपरिक तौर पर जातियां व्यवसाय से जुड़ी होती हैं। एक जाति में जन्म लेने वाला व्यक्ति अपने उसी व्यवसाय को अपना सकता था प्राचीन समय में, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अतः वह व्यवसाय जो थे वो वंशानुगत होते थे। वंशानुगत मतलब कि वंश के आधार पर चलते थे, पीढ़ी दर पीढ़ी। ठीक है, यहाँ आ गया, पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहते थे। दूसरी ओर एक विशेष व्यवसाय को किसी भी जाति से जुड़े होने के कारण उसकी जाति के लोग कुछ व्यवसाय को अपना सकते थे। किसी दूसरी जाति के लिए सदस्य भी उसके लिए अपना काम उसको मतलब उनका जो कार्य है वो नहीं ले सकते थे और दूसरी जाति के सदस्य भी वह काम नहीं कर सकते थे। ये जिस जाति के लोग होते थे वो उस जाति के अकॉर्डिंग जो काम दिया जाता था, उनका व्यवसाय था, वही जाति के लोग उस वर्ग को उस व्यवसाय को करते थे। अब क्वेश्चन और देख लेते हैं। नेक्स्ट है उपनिवेशवाद के कारण जाति व्यवस्था में क्या क्या परिवर्तन हुए। इसका मैं वीडियो काफ़ी अपलोड कर चुका हूँ, प्ले स्टोर जाकर भेज कर लें, बहुत सारे वीडियो मिलेंगे। इसके बाद आपको मिलेगा इंग्लिश में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक वीडियो जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और आंसर आपको प्ले स्टोर पर अवेलेबल हो जाएंगे।
तो वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, और फर्स्ट टाइम आया आप विजिट कर रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी जो आप चाहते हैं उसका आप बताएं, वो भी आपको कमेंट में हम सलूशन देने का प्रयास करेंगे, उसका वीडियो अपलोड करा देंगे। तो उपनिवेशवाद के कारण जाति व्यवस्था में आए परिवर्तन। आधुनिक इतिहास की शुरुआत 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुई थी, के साथ प्रारंभ हुई। तो उसी समय 1947 में प्राप्त भारतीय स्वतंत्रता, जो औपनिवेशिक काल के समय की बात है। तो औपनिवेशिक काल मानते हैं हम लोग, मानते हैं उसको मोटे तौर पर 1800 से 1947 तक, यानी लगभग 150 वर्ष का समय मानते हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट है, अथवा औपनिवेशिक शासन के बाद, काल के बाद का समय क्या है, 1947 से और आज 6 दशक तक का के बीच स्वाभाविक विभाजक रेखा मान सकते हैं। एक सामाजिक संस्था के रूप में जाति के लोग जो हैं वो वर्तमान स्वरूप को क्या है, वर्तमान स्वरूप को औपनिवेशिक काल और साथ ही स्वतंत्र भारत में तीव्र गति से हुए परिवर्तन द्वारा मजबूती का से आकार प्रदान किया गया है। कुछ विद्वानों का मानना है कि जाति जो है वो प्राचीन भारतीय परंपरा की अपेक्षा उपनिवेशवाद की ही अधिक देन है। ये सभी परिवर्तन तो या तो ये सभी परिवर्तन जो थे वो जानबूझकर नहीं किए गए थे, ताकि ब्रिटिश शासकों ने देश पर कुशलतापूर्वक शासन करना सीखने के उद्देश्य से जाति व्यवस्थाओं की जटिलताओं को समझने के प्रयास शुरू किए। यानी कि जब हमारे यहाँ ब्रिटिश शासन आया था तो उन्होंने भी जाति व्यवस्थाओं को समझने का प्रयास किया, और उसी के द्वारा उन्होंने शासन करने का भी प्रयास किया गया। नेक्स्ट है, इन प्रयासों के अंतर्गत देश भर में विभिन्न उन जातियों और जनजातियों और जातियों की प्रथाओं और तौर तरीकों के बारे में गहन अध्ययन करके सुव्यवस्थित सर्वेक्षण किया अंग्रेजों ने, ठीक है, और एक व्यवस्थित रिपोर्ट तैयार की और उसको देखा कि किस जाति की व्यवस्था कहाँ कैसे लोग रह रहे हैं। तो सबसे पहला जो जनगणना कार्यक्रम था सन 1860 में, 60 के दशक में हुआ, प्रारंभ किया था हार्वर्ड रिजले ने। इनके निर्देशन में जनगणना कराई गई 1901 ईस्वी में। कार्यक्रम शुरू हुआ 1860 में और जनगणना कराई गई 1901 ईस्वी में हार्वर्ड रिजले के द्वारा। तो औपनिवेशिक शासन द्वारा किए गए हस्तक्षेप से अन्य कई परिवर्तन हुए और जाति व्यवस्था में सुधार भी हुए। व्यवस्थाओं और संबंधी परिवर्तन कानूनों ने उच्च जातियों के लिए कि जाति आधारित अधिकारों को वैध घोषित मान्यता देने का कार्य किया। यह जातियां अब सामंतवादी वर्गों के बजाय आधुनिक अर्थों में भूस्वामी यानी ज़मीन की मालिक बन गई। पहले इनको ज़मीन का मालिकाना हक नहीं था, ये सिर्फ अनाज उगाते थे और अमीर जिनकी ज़मीन होती थी उनको देते थे, बदले में इनके लिए खाने के लिए अनाज दिया जाता था। बन गई ज़मीन की उपज पर अथवा राजस्व या अन्य कई प्रकार से नजराना पर उनका अधिकार स्थापित हो गया। किसने कराया? अंग्रेजों के द्वारा। पंजाब के जैसे ही है, पहले पंजाब में वो शुरुआत हुई थी, अब ऐसे ही अन्य बड़े क्षेत्रों में भी पैमाने पर सिंचाई की व्यवस्था की गई, सिंचाई की सुविधा आरंभ की गई, और उनके साथ ही लोगों ने अपने वहाँ वहाँ बसाने का, ठीक है, यहाँ बचाने नहीं बसाने का प्रयास किया गया। इसी क्रम में दूसरे सिरे पर औपनिवेशिक काल के अंतिम दौर में प्रशासन ने पद दलित यानी कि दलित वर्गों के लिए उनके लिए व्यवस्थाएं दी, और जिनके लिए दलित वर्ग कहा जाता था के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम भी शुरू किए। सन 1935 का सरकार अधिनियम पारित किया गया। इसके अंतर्गत जो है छुआछूत को मिटाया गया या उसको खत्म किया गया। इसके द्वारा विशेष व्यवहार के लिए निर्धारित जातियों जनजातियों की सूचियों और अन्य सूचियों में भी उनको मान्यता प्रदान की गई। इस प्रकार जो है अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियाँ, ठीक है, अनुसूचित जनजातियाँ और अनुसूचित जातियाँ जो है ये शब्द जो है वो अस्तित्व में आया। यानी किस तरीके से ये शब्द सामने आए। इसी क्रम में जो जातियाँ सबसे नीचे थीं, जिनके साथ सबसे अधिक भेदभाव होता था या किया जाता था, और जिनमें कभी तथाकथित छुआछूत जातियाँ शामिल थीं, उन्हें अनुसूचित जातियों की श्रेणी में शामिल किया गया। इस प्रकार उपनिवेशवाद ने जाति संस्था या व्यवस्था में एक बहुमुखी प्रतिभाशाली परिवर्तन किए। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और अधिक वीडियो पाने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।